हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप सभी को पता है, पहले मैं संडे को करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं करता था, यानी संडे को इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आती थी। लेकिन तब मैं करंट अफेयर्स में 17 क्वेश्चंस को इंक्लूड करता था। तो 17 इंटू 6 इक्वल टू होता है 102। लेकिन अब करंट अफेयर्स में मैंने 15 क्वेश्चन इंक्लूड करने शुरू कर दिए हैं और संडे को भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो ये हो गया 105, यानी हमारे 3 क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो अब संडे को करंट अफेयर्स और वोकेबलरी क्लासेस इन दोनों की वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन पीआईबी संडे को अपलोड नहीं होती है और वो नहीं होगी संडे को। बस अंतर इतना आया है कि सारी वीडियोस अब मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएंगी, ताकि मुझे दिन में दिक्कत ना हो रिकॉर्डिंग करने की। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इरड़ाई द्वारा कितनी इंश्योरेंस कंपनी को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कंपनी के तौर पर घोषित किया गया है? तो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट कंपनी वो होती हैं जिनके डूब जाने के बाद देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, यानी देश की इकोनॉमी डूब सकती है। तो इरड़ाई ने तीन इंश्योरेंस कंपनी को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी डिक्लेयर किया है। ये देख लीजिए, इरड़ाई द्वारा LIC, GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन तीनों को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस घोषित किया गया है 2021-22 के लिए। तो 3 इंश्योरेंस कंपनी हैं जिनको डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी घोषित किया गया है। तो देखिए, इंश्योरेंस सर्विस के लिए इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इन तीनों कंपनीज के लिए। तो ये टू बिग टू फेल है, याद रखिएगा, यानी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जो फेल होना है वो सरकार को गवारा नहीं गुजरेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर में 3 इंश्योरेंस कंपनी है जिनको डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस घोषित किया गया है 2021-22 के लिए, LIC, GIC और NIA यानी न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इरड़ाई की बात करते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में इरड़ाई की स्थापना हुई, तब इसका हेडक्वार्टर था नई दिल्ली में, और 2001 में इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद हो गया और तब से यहीं है। वर्तमान में इरड़ाई के चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। जैसे आपका इंश्योरेंस सेक्टर में डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी होता है, वैसे ही बैंकिंग में होता है। और बैंकिंग में पहले स्टार्ट हुआ था RBI द्वारा 3 बैंकों को, SBI को, ICICI बैंक को और HDFC बैंक को DSIPs घोषित किया गया है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में। तो 3 इंश्योरेंस कंपनी और 3 बैंक, ये डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, यानी टू बिग टू फेल। और ये जो DSIPs है, ये फ्रेमवर्क आया था 2014 में, बाद में इंश्योरेंस सेक्टर में भी यूज़ किया जाने लगा। ग्लोबली हमारे इंडिया से कोई भी ऐसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट हो इकोनॉमी के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एक डिवीजन के तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया है। देखिए, सेमीकंडक्टर अभी हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारें जल्दी जल्दी नहीं बन पा रही थी। 6-6 महीने की वेटिंग का पीरियड है, 1-1 साल की वेटिंग का पीरियड है। क्यों? सेमीकंडक्टर्स ही नहीं आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की अवस्था होती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स सिलिका से बनाए जाते हैं और जर्मेनियम यूज होता है इसमें। तो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर। कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 14th सेक्टर के रूप में ऐड किया है सेमीकंडक्टर सेक्टर को, और इसके लिए 76,000 करोड़ का जो है आउटले दिया है, याद रखिएगा, PLI स्कीम और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है मेरठ में, क्योंकि मेजर ध्यानचंद वहीं के रहने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन रखा गया मेरठ में। ये जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, ये मेरठ के सरदाना टाउन में बनाई जाएगी 700 करोड़ की लागत से। तो याद रखिएगा, यूपी के मेरठ में बनने जा रही है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। देखिए, आपसे को पता है मेजर ध्यानचंद, इंडिया ने हॉकी में जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं वो मेजर ध्यानचंद की वजह से जीते हैं। और याद रखिएगा, भारत रत्न मिलना तय है इनको, इस बार नहीं तो अगली बार, यानी दिसंबर में डिक्लेयर होते हैं भारत रत्न के नाम।
इस बार किसी को नहीं दिया गया है तो अगली बार पक्का मिलेगा इनको। लेकिन 3 बंदे मोदी गवर्नमेंट सोच रही होगी 3 बंदे मिल जाए तब डिक्लेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत यानी पॉस्थुमसली इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2020 के लिए। दानिश सिद्दीकी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये देख लीजिए, ये हैं दानिश सिद्दीकी। कौन है? दानिश सिद्दीकी। आप सभी को पता है कि दानिश सिद्दीकी इनको अफगानिस्तान में तालिबान ने मार दिया था। ये हैं दानिश सिद्दीकी, अफगानिस्तान में तालिबान ने मार दिया था 2020 में। तो 2020 में दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पोस्टुमसली। ये नई दिल्ली से बिलोंग करते थे, हाँ पढ़ लीजिए, नई दिल्ली से बिलोंग करते थे। तो ये अवार्ड दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना द्वारा। देखिए, ये अवार्ड दिया गया है मुंबई प्रेस क्लब द्वारा। दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2020 के लिए मुंबई प्रेस क्लब द्वारा। अवार्ड दिया गया है CGI NV रमन्ना जी द्वारा। तो दानिश सिद्दीकी हो गए आपके जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। एक और क्वेश्चन बन सकता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है मुंबई प्रेस क्लब द्वारा? तो सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मुंबई प्रेस क्लब द्वारा। ये याद रखिएगा दोनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। कब? 1982 में। ये देख लीजिए, हाल ही में पूरी तरह से एयर कंडीशंस और इलेक्ट्रिक से चलने वाली 23 नाविकाएं, नाव की छोटी होती ना, ये पेट्रोलिंग के लिए या फिर टूरिज्म के लिए यूज की जाती हैं। तो 23 नाविकाएं 747 करोड़ की लागत से कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च की गई हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। केरल में जो टूरिज्म है आपको पता ही है, छोटे छोटे पॉन्ड टाइप के बने नहरें बनी हैं क्योंकि पानी बहुत है वहाँ पे। तो टूरिज्म ऐसी नाविकाओं द्वारा ही प्रभावित होता है। तो जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड है उसने ये 23 नाविकाएं कही थी 747 करोड़ की लागत से बनी हैं। तो मेट्रो के तहत ही ये केरल में चलेंगी। तो नाविकाएं हैं, एक बार में लगभग 50 सीटर इनकी क्या है कैपेसिटी है और ले जा सकती हैं लोगों को इधर से उधर 25 किलोमीटर की एरिया में। तो पटनम विलेज में ये नाविकाएं यूज की जाएंगी जिनको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें 1982 में इसकी स्थापना हुई। CMD कौन है? मधु S नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2022 के 2 इवेंट में शामिल होने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय एथलीट विंटर ओलंपिक के 2 इवेंट में शामिल हुआ है। नाम क्या है उनका? तो ये देख लीजिए, हैदर अली है मेरे ख्याल, सॉरी आरिफ मोहम्मद खान। ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। विंटर ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में होने हैं उसके 2 डिफरेंट इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा करने वाले फर्स्ट इंडियन एथलीट बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान स्काइंग करते हैं, स्केटिंग आपने देखी होगी आइस पे की जाती है, तो स्काइंग करते हैं ये वाली, ठीक है। और 2 इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे विंटर ओलंपिक में। तो आरिफ मोहम्मद खान का नाम है रखिए, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। विंटर ओलंपिक जो कि फरवरी में होने जा रहा है, होगा या नहीं होगा डजेंट मैटर, उसमें मत पड़िए। आरिफ मोहम्मद खान का नाम है रखिए, 2 इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। विंटर ओलंपिक की बात करते हैं तो विंटर ओलंपिक फर्स्ट कब हुए थे? 1924 में हुए थे फ्रांस में। 2026 में विंटर ओलंपिक होंगे मिलान इटली में। कुछ दिन पहले ही अंचल ठाकुर का भी नाम आया था स्काइंग के विषय में। अंचल ठाकुर इंडिया की पहली वुमेन स्काई एथलीट हैं जिन्होंने 2 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। और ये आरिफ मोहम्मद खान 2 इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे विंटर ओलंपिक 2022 के बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबाडोस में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो बारबाडोस में इंडिया के नए हाई कमिश्नर बने हैं S बालाचंद्रन। कौन? S बालाचंद्रन। बारबाडोस ब्राजील के ऊपर आप देखेंगे एक छोटी सी कंट्री है बारबाडोस, उसी के नए हाई कमिश्नर बने हैं S बालाचंद्रन। देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं वहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त होता है और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं वहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त होता है। तो बारबाडोस में इंडिया के नए हाई कमिश्नर कौन बने हैं? S बालाचंद्रन। बस इतना ही नाम याद रखिएगा, S बालाचंद्रन बारबाडोस में इंडिया के नए एम्बेसडर बने हैं। अभी तक S बालाचंद्रन सूरीनाम में इंडिया के एम्बेसडर थे। कुछ समय पहले ही मैंने बताया था पंकज शर्मा जो है मैक्सिको में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। तो पंकज शर्मा मैक्सिको में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं और S बालाचंद्रन बारबाडोस में इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं। दोनों अलग अलग याद रखिएगा। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिजटाउन, और इसकी बारबाडोस डॉलर इसकी क्या है? करेंसी। प्राइम मिनिस्टर है मिया मोटली। तो S बालाचंद्रन
बारबाडोस में इंडिया के हाई कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 एशिया कप में इंडिया ने किसको हरा दिया है फाइनल में? तो अंडर 19 एशिया कप में इंडिया ने हराया है श्रीलंका को। अंडर 19 एशिया कप बहुत बार इंडिया ने जीता है, 8 बार, और फाइनल में तो आज तक हारा ही नहीं। अगर फाइनल में इंडिया पहुंच गया तो हारा ही नहीं। इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप का 8वां टाइटल जीत लिया है श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर। डकवर्थ लुईस नियम से फैसला कर दिया गया। अंडर 19 एशिया कप इसका फाइनल हुआ दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अंडर 19 एशिया कप इंडिया ने हराया श्रीलंका को। तो 2012 में शेयर की थी ट्रॉफी, लेकिन 8 बार फाइनल में पहुंच के इंडिया ने हराया है सामने वाली टीम को। तो अंडर 19 एशिया कप एसीसी सीमेंट इसकी क्या थी? स्पॉन्सर थी। तो एसीसी अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया है। पहली बार ये एशिया कप 1989 में बांग्लादेश में खेला गया था। इंडिया ने तब भी जीता था ये टूर्नामेंट, और इस बार कहाँ खेला गया है? दुबई में। इंडिया ने श्रीलंका को हराया है। हारने वाली कंट्री का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर के लिए किसको नामित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है? तो वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर बने हैं किशोर कुमार येदम। कौन? किशोर कुमार येदम। ये देख लीजिए, ये हैं किशोर कुमार येदम। इनको वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2021 के लिए। यानी विश्व में जितने भी सीईओज हैं उनमें सबसे बेहतरीन काम किया है किशोर कुमार येदम ने। वर्ल्ड सीईओ रैंकिंग पूरे वर्ल्ड वाइड सीईओज की जारी की जाती है। 3 महीने का लॉन्ग सर्वेक्षण चलता है, फिर ये डिक्लेयर किया जाता है। किशोर कुमार येदम सीईओ और एमडी हैं एफएसएस के। एफएसएस क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, हैदराबाद में स्थित है, और ये एफएसएस के सीईओ हैं किशोर कुमार येदम। किशोर कुमार येदम वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर घोषित हुए हैं। नाम रखिएगा, वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर। ये वर्ल्ड सीईओ रैंकिंग प्लस मीडिया ग्रुप द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें डीजी कौन बने हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें डीजी बने हैं वीएस पठानिया। ये हैं वीएस पठानिया। तो डायरेक्टर जनरल वीएस पठानिया को 24वां चीफ बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th चीफ बने हैं, डीजी बने हैं। अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन थे? तो के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के 23वें चीफ थे, जिनको अब रिप्लेस करेंगे वीएस पठानिया। तो नाम रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें चीफ वीएस पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1977 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोटो है वयम रक्षाम। और अब वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी द्वारा मार्केट डाटा पर जो इसका पैनल था उसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। तो अब सेबी मार्केट डाटा पैनल के हेड कौन होंगे? सेबी मार्केट डाटा पैनल के हेड होंगे एमएस साहू। कौन? एमएस साहू। ये देख लीजिए, सेबी द्वारा हाल ही में जो मार्केट डाटा पर एक पैनल बनाया था उसको रीस्ट्रक्चर किया है। अब एमएस साहू जो है इसके हेड होंगे। तो सेबी मार्केट डाटा पैनल के हेड कौन होंगे? एमएस साहू। ठीक है। एमएस साहू इससे पहले आईबीबीआई के चेयरपर्सन रह चुके हैं। ये मार्केट डाटा पैनल 20 मेंबर कमेटी होगी जिसको हेड किया जाएगा एमएस साहू। पहले इसके हेड थे माधवीपुरी बुस। नाम में रखिएगा, माधवीपुरी बुस। इनको रिप्लेस किया है एमएस साहू ने। सेबी की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हो गई थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है अजय त्यागी। सेबी मार्केट डाटा पैनल के हेड कौन है? एमएस साहू। और पहले वाले कौन थे? एमपी बुश, यानी माधवीपुरी बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ जो कि सेकंड बन गए हैं। सेकंड चेयरमैन एंड सीईओ, पहले सिर्फ चेयरमैन होता था, सीईओ नहीं होते थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये देख लीजिए आप, वीके त्रिपाठी। कौन? वीके त्रिपाठी ने सुनीत शर्मा को रिप्लेस कर दिया है और रेलवे बोर्ड के सेकंड चेयरमैन एंड सीईओ बन गए हैं। ये हैं वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी अब चेयरमैन और सीईओ होंगे रेलवे बोर्ड के 1 जनवरी 2020 से। कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। अभी तक वीके त्रिपाठी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के क्या थे? जनरल मैनेजर। इन्होंने सुनीत शर्मा को रिप्लेस कर दिया है।
इंडियन रेलवे की बात करते हैं। 16 अप्रैल 1853 को भारत में इंडिया की पहली ट्रेन चली बॉम्बे से थाने के बीच में, बोरी बंदर, वहाँ से थाने के बीच में चली 34 किलोमीटर के लिए। 3 इंजन थे इसमें, साहिब, सुल्तान और सिंध। अच्छा, किसके टाइम पे चली थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इंडिया में पहली ट्रेन चली थी। अश्विनी वैष्णव इस समय रेल मिनिस्टर हैं। जॉन मैथाई आज़ादी के बाद भारत के पहले रेल मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विंटन डी कॉक हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से, टेस्ट क्रिकेट से सारे फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया है। आपको बताना है, संन्यास ले लिया है। आपको बताना है कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्विंटन डी कॉक पता होगा, साउथ अफ्रीका से। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है क्विंटन डी कॉक ने। साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, ये हैं क्विंटन डी कॉक। इन्होंने क्या किया है? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो नाम बस याद रखिए, कंट्री याद रखिएगा। क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। साउथ अफ्रीका इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इंडिया की क्रिकेट टीम पहली एशियन टीम बन गई है जिसने सेंचुरियन के मैदान में साउथ अफ्रीका को हराया है, सेंचुरियन के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 दिनों तक चलने वाले रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत को किसने लॉन्च किया है? पढ़े भारत, इसको लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा 100 दिनों तक चलने वाले रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत को लॉन्च किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2022 से चलेगा। ये है धर्मेंद्र प्रधान, पढ़े भारत कैंपेन को इन्होंने लॉन्च किया है। देखिए, जो बच्चे बाल वाटिका में पढ़ रहे हैं क्लास 8 तक, वो पढ़े भारत कैंपेन का पार्ट होंगे। तो पढ़े भारत कैंपेन किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, पहले क्या थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। लास्ट क्वेश्चन है, बेटी वाइट हाल ही में निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करती थी? यूएसए से, मेरे ख्याल से। देख लेते हैं। हाँ, ये है बेटी वाइट, आपने देखा होगा इनको। बेटी वाइट यूएसए से बिलोंग करती हैं और एक्ट्रेस, कॉमेडियन, 2 चीज़ों के लिए जानी जाती थी। बेटी वाइट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2013 में। तो देखिएगा, बेटी वाइट अमेरिका से बिलोंग करती थी, एक्ट्रेस एंड कॉमेडियन। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड